हेलो बच्चों, हमने अपना चैप्टर नंबर 14 यानी कि ऑसिलेशंस को शुरू कर दिया था। इसमें कुछ बच्चों का ये वाला टॉपिक जो है वो हो चुका था और कुछ बच्चों ने ये चीज़ पहली बार करनी है। जिनका हो चुका है वो रिवीजन करते हुए चले और जिन्होंने नहीं किया है वो इसे नोट करते हुए चले। ठीक है, तो शुरुआत करी थी हमने ऑसिलेशन से। ऑसिलेशंस हमने पढ़ा था कि एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक मीन एक्सिस के अलोंग अपनी मोशन को रिपीट करती है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक तरीके से पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। पीरियडिक मोशन कौन सी होती है? जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या तो राउंड हो सकता है या एक मीन एक्सिस के अलोंग अपनी मोशन को रिपीट करे। ऑसिलेशन उसका एग्जाम्पल है। अब ऑसिलेशंस को और आगे अगर हम पढ़ते हैं, ऑसिलेशंस की हमने एक इक्वेशन जानी थी, क्या थी? F इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर n। ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स लगता है जिसकी की इक्वेशन होती है F इजिकल टू माइनस के एक्स की पावर n। अगर ये n की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर ये n की वैल्यू 1 हो जाती है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इफ n इजिकल टू 1, तो यहां पे 1 पुट करेंगे तो F इजिकल टू माइनस के एक्स। ये जो एक इक्वेशन निकल के आई है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, यानी कि SHM के लिए। यानी कि हमें क्या पता लगा? SHM जो होती है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है। कब? जब n की वैल्यू 1 हो जाती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? देखो, F इजिकल टू माइनस के एक्स, यहां पे x डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मैं सिंपल पेंडुलम के केस की बात करूं तो इस केस में इसकी मीन पोजीशन है ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये पेंडुलम की वॉच अगर यहां पे जाती है तो उल्टा इसकी तरफ यानी कि अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है। अगर दूर जाती है तो फिर से मीन पोजीशन की तरफ आना चाहती है। ठीक है, तो x किस चीज को दिखा रहा है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर जा रही है। ये इक्वेशन से हमें क्या जानने को मिलता है? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से। ये बात सच भी है। जितनी दूर हम मीन पोजीशन से किसी चीज को लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा उस पे फोर्स यानी कि खिंचाव लगेगा। कहां की तरफ? मीन पोजीशन की तरफ। यानी कि F इजिकल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन क्यों दिया हुआ है? माइनस साइन इसलिए है क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट लगता है। कहां पे अपोजिट लगता है? अगर मोशन यहां पे जा रही है तो यहां पे लगना चाहेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। इसलिए तो ये फोर्स का नाम क्या देते हैं हम? ये एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। जाना था ना रीस्टोरिंग फोर्स में? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, तो अभी जब n की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई F इजिकल टू माइनस के एक्स। किसकी इक्वेशन है? रीस्टोरिंग फोर्स की। ठीक है, अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम एक चीज और जानते हैं। जो फोर्स होता है या मैं कहूं रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? F इजिकल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि हमने ये लिख दिया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इजिकल टू ma। m को यूं का यूं लिख दिया। अब एक्सेलरेशन को देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt और वेलोसिटी होता है dx बाई dt। ये d बाई डी टी क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर नीचे t दिया हुआ है तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी चीज टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है। वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, यानी कि dx अपॉन dt। अगर वेलोसिटी में खुद चेंज आ जाए तो वो किसको दिखाता है? एक्सेलरेशन, यानी कि dv अपॉन dt। x का जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गया, अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी कि x का हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? 2 बार। क्या लाने के लिए? एक्सेलरेशन लाने के लिए। तो हम 2 बार डिफरेंशिएशन को किससे लिखते हैं? d2x अपॉन dt स्क्वायर। इसको कैसे बोला जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन है 2 बार? x का। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ये 2 इक्वेशन निकल के आ गई। एक तो था F इजिकल टू माइनस के एक्स, दूसरी इक्वेशन F इजिकल टू m d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन दोनों किस चीज को दिखा रही है? फोर्स को दिखा रही है। तो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट करके लिखा तो क्या आ गया? m d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस के एक्स के।
हमें इक्वेशन चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो डी बाई डी टी के टर्म में यानी कि डेरिवेटिव के टर्म में आती है। एक सिंगल डेरिवेटिव भी हो सकता है, डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सिंगल डेरिवेटिव में निकाल के चलूँ, यहां से मुझे चाहिए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि m को हम इस साइड ले जाएंगे। तो m को जब इस साइड लेके गए तो k अपॉन m बन गया इंटू एक्स। अब ये जो k अपॉन m निकल के आया है ये होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल? ओमेगा स्क्वायर। ये जो W सा बनाते हैं ना, W सिंपल होता है, अगर W की थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख दो तो ओमेगा बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आई है? अंडर रूट k बाई m। ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर निकल के आ गया। ये क्या आ गया? अंडर रूट k बाई m, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां पे अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया? जो d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। अगर माइनस वाले को इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये जो एक इक्वेशन निकल के आई है इसी को ही हम बुलाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बात समझ में? अगर कोई भी चीज डाउट होती है तो वीडियो को रिपीट करके देखो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो डाउट पूछो, ठीक है। अब कोई भी जब इक्वेशन तुम पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, तो उसमें एक x की वैल्यू होती है, यानी कि उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन? अगर x की वो वैल्यू मैं उस इक्वेशन में रख दूं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पढ़ा था ये चीज, मैथ्स में पढ़ी हुई है। ऐसे ही ये जो एक इक्वेशन निकल के आई है इसका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन बोले तो x की एक वैल्यू होनी चाहिए जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने ये चीज जानी कि जो x की वैल्यू आती है इस इक्वेशन के लिए वो आती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नोट। जो ये cos ओमेगा t प्लस फाई नोट है ये अपने आप में पूरा एक एंगल है, ठीक है। अब ये होता क्या क्या है? x क्या लेके चल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, यानी कि जो x है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, ठीक है भाई। अब a जो है, a होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई भी इक्वेशन, मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करता है। इसमें अगर स्प्रिंग को मैं यहां तक खींच के लाया हूं फिर छोड़ रहा हूं तो मैक्सिमम मीन पोजीशन से मैं इसको कितना दूर लेके गया, वो मैक्सिमम डिस्टेंस बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। यानी कि इसको a से डिनोट करते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एम्पलीट्यूड। कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नोट है ये आपको अगले टॉपिक में समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है हमारे पास, यानी कि ये जो x की वैल्यू आई है ये हम सही तब ही मानेंगे जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये बात मैंने पहले बताई थी। तो हमें कैसे पता कि ये जो सॉल्यूशन है ये सही है या नहीं है? ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। अब ध्यान दो, हमें निकालना है d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इस वाले इक्वेशन की। तो क्यों ना हम पहले इसी चीज को सोल्व कर ले। पहले करते हैं हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन, यानी कि dx अपॉन dt। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन कैसे होता है? जब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर, a की मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है, यानी कि ये चीज कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड आ गया कांस्टेंट बाहर, ठीक है भाई। अब cos ओमेगा t प्लस फाई नोट, क्या cos एक ऐसा फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, ओमेगा t। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो ये कैसे हो जाएगा? माइनस साइन लगा दो, साइन ऑफ एंगल पूरा लिखेंगे साइन थीटा, यानी कि पूरा एंगल लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि पहले जो बाहर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है उसका करो। पहले हमने कोस का डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस साइन थीटा, ये थीटा पूरा इस टाइम पे पूरा थीटा है ना, तो ये पूरा थीटा साथ लेके चलेंगे। अब करेंगे एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल का डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब वो एंगल खुद उस चीज पे डिपेंड कर रहा हो। टी पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल टी पे डिपेंड करता है। ओमेगा टी का करेंगे पहले, ओमेगा टी का अगर डिफरेंशिएशन करूं मैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा डी टी बाई डी टी, तो क्या आ गया? ओमेगा आ गया है ना, तो इसका आ गया ओमेगा प्लस फाई नोट।
फाई नॉट होता है इनिशियल फेज, ये कोई एक इनिशियल पोजीशन या मैं कहूं इनिशियल एंगल डिफाइंड है जो इसकी इनिशियल वैल्यू होती है। जैसे हम एक इनिशियल वेलोसिटी लेके चलते थे ना, उसकी वेलोसिटी को वैल्यू कांस्टेंट मान के चलते थे, ऐसे ही ये चीज आ गई। तो ये चीज टाइम पर डिपेंड नहीं करती, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो प्लस में 0 तो उसको लिखे ना लिखे बराबर है, तो ये चीज आ गई आपके पास। ए को बाहर क्यों ले लिया था, क्योंकि एक एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड यानी कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वो तो एक ही होगी, है ना, एक ही होगी, यानी कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए जो ए है वो हमने बाहर कांस्टेंट ले लिया था। कोस का हो गया माइनस साइन और थीटा का हमने अलग से कर दिया, इसका 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इनिशियल वैल्यू डिफाइंड है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओमेगा बाहर लेके डी टी बाई डी टी यानी कि 1 आ गया, ये आंसर आ गया ओमेगा। तो ये चीज आ गया इसका डिफरेंशिएशन। हमें किससे मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन से, तो इसका दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर हम, तो dx2 अपॉन d2x अपॉन dt स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, फिर से वही चीज रिपीट करनी है। ए कांस्टेंट है तो ए बाहरियों का यूं ले लिया, ओमेगा भी कांस्टेंट इस टाइम पे क्योंकि ओमेगा के साथ टी नहीं है तो बाहरियों का यूं ले लिया, माइनस साइन यू का यूं ले लिया। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का होता है कोस थीटा। तो यहां पे साइन थीटा है तो इसका हो जाएगा कोस थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ठीक है भाई। अब थीटा का फिर से अलग से करेंगे, इस वैल्यू का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फिर से ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को हम 2 बार डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। इस इक्वेशन का हमें पता है कि यहां पे इस चीज की जरूरत है, यानी कि इस क्वांटिटी की 2 बार डिफरेंशिएशन की, तो क्यों ना पहले इस चीज को सॉल्व कर लें। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने पहले एक बार किया डिफरेंशिएशन, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के रूल हमें पता लग गया कि बाहर कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, फंक्शन का करेंगे फिर उसके अंदर के एंगल का करते हुए चल रहे हैं, ठीक है भाई। अब इसमें देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं यूं का लिख लूं, ठीक है, ए कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ये क्या है एक्स ही तो है, ये ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, ये एक्स ही होता है, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर में सीधा एक्स लिख सकता हूं। इसको अगर इस साइड ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये वही इक्वेशन आ गई जिसको हम सेटिस्फाई करवाना चाह रहे थे, है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू ये a कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट है, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है किस चीज के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आई बात समझ में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसमें कोई भी डाउट है आपका, एक बार रिपीट करके वीडियो को बार बार देखिए, कोई भी डाउट है तो मुझे कंफर्म कीजिए। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगर इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। आगे टॉपिक में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्शन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे एक SHM को हम एक सर्कुलर मोशन की परछाई के रूप में देख सकते हैं, उसकी प्रोजेक्शन के रूप में x एक्सिस या y एक्सिस पे, ठीक है। इसको समझो आराम से, और कोई भी डाउट आता है तो पूछो मेरे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।